नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम दबौर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। बांग्लादेश में बीते साल 2024 में शेख हसीना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और उसके बाद मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार के दौरान हिंसा की पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कमिश्नर के कार्यालय ने अपनी एक रिपोर्ट दी, जो रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाली है। यह रिपोर्ट बहुत कुछ कह रही है। इस रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को कमतर बताने की कोशिश करने वाली मोहम्मद यूनिस सरकार की कलई खोलकर रख दी। जो अब तक मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार कह रही है कि यहां पर अल्पसंख्यकों के साथ घटनाएं तो हुई, लेकिन बहुत कम। अब यह रिपोर्ट साबित कर रही है कि बांग्लादेश में एक लंबे वक्त से अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार होता रहा, चाहे भले ही यूनिस सरकार हो या फिर शेख हसीना की सरकार में भी यही हुआ। शेख हसीना पर भी सरकार में रहते हुए समय पर छात्र आंदोलन को दबाने के लिए मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप लगे। इस रिपोर्ट में रिपोर्ट कहती है कि 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान कम से कम 1400 लोग मारे गए थे। यह रिपोर्ट 16 सितंबर 2024 से शुरू हुई जांच पर आधारित है। इसे डॉक्टर, हथियार विशेषज्ञ, जेंडर एक्सपर्ट, मीडिया, कानूनी सलाहकार और ओपन सोर्स विश्लेषण की टीम ने तैयार किया। बुधवार को सामने आई रिपोर्ट में शेख हसीना की जो पार्टी अवामी लीग है, उसके नेताओं, हिंदुओं, अहमदिया मुसलमानों और चट्टगांव पहाड़ी इलाकों में आदिवासियों के खिलाफ हिंसक घटनाएं हुई, जो चिंता जाहिर करती है। ये रिपोर्ट में कहा गया कि मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ मानवाधिकारों का हनन हुआ, वहां अत्याचार हुए बांग्लादेश में, लेकिन यूनिस सरकार ने कुछ नहीं किया। और ये जो अत्याचार की शुरुआत हुई, ये शेख हसीना की जब सरकार थी, उस वक्त छात्रों ने इस आंदोलन को शुरू किया, लेकिन जो कट्टरपंथी थे उन्होंने इसका फायदा उठाया। हिंदुओं के साथ साथ अहमदिया मुसलमान और आदिवासी भी हिंसा का शिकार हो गए। रिपोर्ट कहती है कि छात्र आंदोलन शुरू होने के बाद अधिकांश लोगों को बांग्लादेश के सुरक्षा बलों ने गोली मारी थी। मारे गए लोगों में 12 से 13% बच्चे थे। विद्रोह की शुरुआती दिनों में अवामी लीग सरकार ने 150 लोगों की बात स्वीकार की थी, जबकि रिपोर्ट में कहा गया कि सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार गैर कानूनी हत्याओं के लिए जिम्मेदार थी। यानी कि यह रिपोर्ट शेख हसीना और साथ ही यूनिस सरकार, जो अंतरिम सरकार है, दोनों को कटघरे में खड़ा करती है और कहती है कि जो इन्होंने बताया कि इतनी हत्याएं कम हुई अल्पसंख्यकों की, कुछ उसमें ऐसे मुसलमान थे, अहमदी मुसलमान और आदिवासी, इसमें पहाड़ी, उन लोगों की हत्याएं की गई हैं और दिखाया कमतर गया है। 150 दिखाया गया, लेकिन 1500 से ज्यादा मौतें हुई। इसके अलावा जो मानवाधिकार का हनन हुआ है, उसको लेकर ये रिपोर्ट दर्शाती है। तो बांग्लादेश में सब कुछ सही नहीं चल रहा। एक लंबे वक्त से जो छात्र आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद से अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसमें सिर्फ अल्पसंख्यक ही निशाने पर नहीं है, इसमें अहमदिया मुसलमान हैं, इसके अलावा कई आदिवासी जातियां हैं, हिंदू हैं, उन सबके खिलाफ वहां पर अत्याचार हुआ है। यह रिपोर्ट कह रही है कि बांग्लादेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बांग्लादेश में बड़ा अत्याचार हुआ, अधिकारों का हनन हुआ। रिपोर्ट अब यह कह रही है कि बांग्लादेश अत्याचार की जगह बनता जा रहा है। और जो रिपोर्टें सरकार पेश कर रही थी, झूठी रिपोर्टें थी, वो छुपा रही थी हत्याओं को और अत्याचारों को, जो अल्पसंख्यक, आदिवासी और अहमदिया मुसलमानों के ऊपर ढाए जा रहे थे। इन कट्टरपंथियों के द्वारा उन रिपोर्टों को, उन हत्याओं को, उन आंकड़ों को इन सरकारों के द्वारा छुपाया गया है। तो अब सवाल ये उठ रहा कि क्या बांग्लादेश में जो अत्याचार शुरू हुआ, उसको क्या सरकार ने अपने आंकड़े
सही नहीं पेश किए दुनिया के सामने। क्या जो आंकड़े थे उससे कहीं ज्यादा मौतें वहां पर हुई हैं, अत्याचार हुए, संपत्तियों को लूटा गया, संपत्तियों को जलाया गया, खत्म किया गया, नष्ट किया गया। इसके साथ अल्पसंख्यक महिलाएं, अहमदिया मुसलमानों की महिलाएं, आदिवासियों की महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उनके साथ बलात्कार किया गया, बर्बर तरीके से पेश आए ये विद्रोही जिसकी रिपोर्ट को लेकर अब मानव अधिकार ने पेश किया। उसमें कहा गया कि बांग्लादेश के अंदर सब कुछ ठीक नहीं हुआ। शेख हसीना सरकार के वक्त में यह आंदोलन शुरू हुआ था। शेख हसीना ने भी रिपोर्ट सही नहीं दी। शेख हसीना ने की सरकार ने भी कहा था कि 150 लोगों की हत्या हुई, जबकि 1500 से ज्यादा लोगों की हत्या की गई। अल्पसंख्यक, इसमें अहमदी और आदिवासी लोग थे, वहां पर अत्याचार लगातार होता जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश सरकार आंखें मूंदे बैठी है। यूनिस सरकार जो अंतरिम सरकार है उससे काफी उम्मीद थी कि इन हालातों को कंट्रोल करेगी, लेकिन हालात और भी ज्यादा बद से बदतर होते जा रहे हैं। आलम यह है कि वहां पर अल्पसंख्यक डर के साए में है कि कब कहां से हमला ना हो जाए, और लगातार अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले हो रहे हैं। अहमदिया मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, आदिवासियों को मारा पीटा जा रहा है। जो भी आवाज उठाता है, इंसाफ की बात करता है, चाहे वो शेख हसीना पार्टी के कार्यकर्ता हों, उनके खिलाफ अत्याचार जो विद्रोही हैं, कट्टरपंथी हैं, या फिर बांग्लादेश की सेना, पुलिस उनके ऊपर ढा रही है। इसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उस असलियत को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, बांग्लादेश की पहले की सरकार छुपाती रही और वहां पर अत्याचार होता रहा। यह सारा खुलासा तब हुआ कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, और इस रिपोर्ट में कहा गया कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसको सरकारों ने कमतर आंका है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 1500 से ज्यादा लोग अगर मारे गए तो सरकार ने कहा कि सिर्फ 150 लोगों की मौत हुई है। ये अत्याचार और ऊपर से रिपोर्ट सही ना देना, यानी कि सब कुछ बांग्लादेश में ठीक नहीं चल रहा है। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा, लेकिन फिलहाल अभी निपुण आलम बयान जी, विदेशी मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निपुण साहब, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की जो रिपोर्ट आई उससे साफ जाहिर होता है कि बांग्लादेश में जितना बताया गया उससे ज्यादा छुपाया गया। तरह के अन्वेषण के बाद में, कई तरह की जांच के बाद ये रिपोर्ट आती है, तो निश्चित रूप से इस रिपोर्ट पर विश्वास करना ज्यादा बनता है। और रही बात मोहम्मद यूनुस सरकार के द्वारा कहना कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा, बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, वो तो जाहिर सी बात है जब किसी भी एक देश की सरकार का, और वो सरकार बल्कि मैं मानता ही नहीं हूँ, मैं तो सही मानता हूँ, क्या वो जनता से चुनकर आई हुई सरकार है? नहीं, वो तो क्या है कि एक आंदोलन, सो कॉल्ड आंदोलन, जो कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों का आंदोलन था, उसके माध्यम से आई हुई सरकार है। अगर ये सरकार चुनकर आई होती या आने के बाद चुनाव कराकर फिर चुनकर आई होती तो मैं इसको एक गवर्नमेंट मानता है। मैं तो मानता हूँ जोर जबरदस्ती की आई हुई एक व्यवस्था है, उसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब जाहिर सी बात, जिस प्रकार से उसकी इमेज डैमेज हो रही थी, भारतीय मीडिया भी बात कर रहा था, इंटरनेशनल मीडिया में बातें उठी, यहाँ तक आप देखें जब आपका अमेरिका का चुनाव हो रहा था वहां भी बातें उठी, तो निश्चित रूप से एक दबाव सरकार के ऊपर होगा। तो सरकार उस दबाव को दिखाने के लिए कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, और कहते नहीं कि सत्यमेव जयते, आखिर में जीत जो होती है वो सत्य की होती है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि बांग्लादेश का अगर आप इतिहास देखेंगे 1947 से लेकर वर्तमान तक हम बात करें, तो उस समय जिसमें पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, उस समय 23% आबादी वहां पर माइनॉरिटीज की थी। और 1971 में जब पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया तब 14% वहां पर अल्पसंख्यक आबादी थी। आज वो आबादी घटकर वहां पर 8% हो गई थी। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि अभी 1-2 साल के बाद वहां पर जो सेंसर होगा तो सेंसर में आपको देखने को मिलेगा कि 8% से भी कमतर क्या हो गई, वहां पर जनसंख्या माइनॉरिटीज की हो गई है। हम देखेंगे बांग्लादेश का एक इतिहास है कि जब जब वहां पर आर्मी रूल या आर्मी सपोर्ट रूल आप क्या आया, या फिर जब जब कट्टरपंथियों की सरकार वहां पर आई, तो उसने इसी प्रकार से क्या किया, एट्रोसिटीज की, अत्याचार किए। और ना केवल ये नहीं कि आपके हिंदू के ऊपर किए, उन्होंने जो आपका हम लोग बोल सकते हैं वो ट्राइब्स जो हम कहते हैं, हालांकि ट्राइब्स वहां पर उतना नहीं है। आप बांग्लादेश में देखें तो बांग्लादेश का जो पूरा पहाड़ी इलाका है, उस पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोगों को वहां की लोकल भाषा में कहा जाता है जुम्मा पीपल।
और इन जुम्मा पीपल में मोस्टली जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं चकमा और हाजोंग समुदाय से जुड़े हुए हैं, और वो एक बुद्ध रिलीजन के अंदर क्या करते हैं, फेथ करते हैं, और बुद्धिज्म को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। हुआ ये था कि जब आपका पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान ने ब्रिटिश के समय इनको दिया वो जो स्टेटस था वो समाप्त कर दिया, और इनको एसटी कहा जाने लगा। तब से इनको एसटी कहा जा रहा है। लेकिन ये लोग चकमा है, हाजोंग है, ये कभी भी अपने आप को आदिवासी नहीं मानते। कहते हैं कि हम तो बुद्ध रिलीजन से जुड़े हुए हैं और पहाड़ी क्षेत्र में आरक्षित एरिया में रहना पसंद करते हैं। तो मैं मानता हूं कि वो भी कहीं ना कहीं आपको हम आदिवासी कहेंगे, बल्कि हम उसको कहेंगे बुद्ध रिलीजन है, हाजोंग हिंदू है, उनके ऊपर वो हमले होते हैं, उस प्रकार के अटैक हो रहे हैं। और जैसे आपने अहमदिया की बात कही, देखिए अहमदिया वही है जिसको पाकिस्तान जो है मुसलमान ही नहीं मानता है, गैर मुस्लिम मानता है। और जितनी ज्यादा एट्रोसिटीज हम देखते हैं पाकिस्तान में अहमदिया के ऊपर हुई है, और आज जो सरकार वहां पर बांग्लादेश के अंदर है, ये तो वही सरकार है ना जो पाकिस्तान के इशारे पे काम कर रही है, आईएसआई के कहने पे काम कर रही है, कट्टरपंथियों के कहने पे काम कर रही है। तो जो एक बंगाली नेशनलिज्म का वहां पर जो फैब्रिक था, उसको आज एक इस्लामिक कट्टरपंथ का फैब्रिक देने का प्रयास हो रहा है। और जब हम कट्टरपंथियों की बात करेंगे तो कट्टरपंथी वो कौन होती है जो कहती है कि हमारे अलावा कोई और नहीं। तो मैं मानता हूं कि बांग्लादेश में जो भी हो रहा है, ये निश्चित रूप से उसी तरह की विचारधारा को देखने को मिल रहा है जो हमको कई बार देखने को मिलती है, कि जो आपका बाविज्म आइडियोलॉजी उसको कह लीजिए, जो हमको देखने को मिलती है कट्टरपंथियों की, चाहे उसमें आपका ओसामा हो, तालिबान हो, ये सब जो सब कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, छात्रों के आंदोलन की आड़ में क्या कट्टरपंथी सब कुछ कर रहे हैं, और इसको नहीं कह सकते कि ये आंदोलन है। ये एक लूटमार करने वाला एक गिरोह है जो संपत्तियों को जला रहा है, संपत्तियों को लूट रहा है, अल्पसंख्यक, अहमदी, आदिवासी, इनकी महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहा है। ये क्या वो गिरोह है जो शांति नहीं चाहता कि हो बांग्लादेश में, अमन ना हो? देखिए, आपने जैसे कहा कि ये गिरोह है, देखिए बात क्या है, अगर ये आंदोलन होता तो आंदोलन की ये तस्वीर कभी हो ही नहीं सकती। आंदोलन की शुरुआत कैसे हुआ था? आंदोलन की शुरुआत हुई आरक्षण को लेकर। हम तब तक तो मान सकते हैं आरक्षण के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण खत्म हो गया, आरक्षण के बाद वापस ले ली गई, तब ये आंदोलन रुक जाना चाहिए था। लेकिन ये आंदोलन फिर शिफ्ट हुआ कि शेख हसीना को भगाना है, शेख हसीना को हटाना है। फिर शेख हसीना जब वहां से निकल गई तो फिर माइनॉरिटीज को मारना है, खत्म करना है। क्या कोई भी ऐसा आंदोलन हो सकता है कि वो इस प्रकार के एट्रोसिटीज करे? और दूसरी जितनी भी वॉइसेस हैं, चाहे आपका वो तो ठीक है रिलीजन बेस पे तो है ही, अवामी लीग को दबाने का प्रयास करें, इसके अलावा बीएनपी तक की आवाज को दबाने का प्रयास करें। चलिए निपुण साहब, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ अमृत अहमद शेख जी हैं, पाकिस्तान से राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमृत जी, आवाज पहुंची मेरी? जी जी, मेरे पास पहुंच रही है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर सर। जो कुछ बांग्लादेश में अल्पसंख्यक, अहमदी और आदिवासियों के ऊपर हो रहा अत्याचार, अब मानवाधिकार ने एक रिपोर्ट दी है, उसमें कहा गया कि जो सरकार वहां पर रिपोर्ट पेश कर रही है उससे ज्यादा कहीं जुल्म हो रहा है, लोगों को मारा गया। जी हेलो जी, सुन पा रहे हैं? जी जी सर, एक्चुअली मैंने बिल्कुल यूएन की रिपोर्ट पढ़ी है, और मैं ये समझती हूँ कि जिस किस्म का जुल्म सतम लोगों, इन स्टूडेंट्स के ऊपर ढाया गया, जो ज्यादती वहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ की जा रही है, हम उसको कम्प्लीटली कंडेम करते हैं। और किसी किस्म का भी इस चीज को, हम लोग आप ये कह लें कि इस चीज को सपोर्ट तो बड़ी दूर की बात है, इस चीज को समझा भी नहीं जा रहा कि ये ठीक चीज है, क्योंकि ये एक बहुत बहुत गलत चीज हुई है। क्योंकि आप ये देखें कि किसी भी दुनिया में, किसी भी रियासत में रेवोल्यूशन जो होती हैं वो स्टूडेंट यूनियन से ही आती है। तो जब पॉइंट इस हद तक एतजाद, इस हद तक इन्फसाद, इस हद तक लोगों के अंदर आप ये देख लें कि एक उनको इतना ज्यादा जलील, उनको इतना ज्यादा खवार, उनको उस पॉइंट तक लेके आया गया है जहां पे उनके अंदर ये सकत ही नहीं रही है कि जो अब उनके साथ जुल्म सतम ढाए जा रहे हैं, अब उसको बर्दाश्त करें। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे आ गए कि उनको ये स्टेप लेना पड़ा। और जो इनकी सरकार ने, मैं टोटली यूएन की रिपोर्ट से अग्री करती हूँ, मैं डेफिनेटली उस चीज से सहमत हूँ कि जो उन्होंने स्टैट्स बताए हैं या स्टैट्स एंड फिगर्स बताए हैं कि इतने लोगों को इस दुश्वारियों का सामना हुआ है, और साथ ही साथ इतने ज्यादा लोगों की अत्याचार हुई है, बिल्कुल हुई है, दुरुस्त हुई है। और जो सरकार ने बताया है नंबर, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती, वो गलत नंबर है। तो डेफिनेटली इसमें बहुत लेकिन अमृत अहमद शेख जी, जो वहां पर हो रहा है,
कि राष्ट्रपिता के घर को जला दिया गया, घर तोड़ दिया गया, उनकी मूर्तियों को तोड़ा गया, उनकी निशानी को खत्म कर दिया गया, जिन्होंने बांग्लादेश को सींचा, बांग्लादेश को बड़ा किया, यहां तक लेकर आए, उनके घर को तबाह बर्बाद, उस निशानी को कर दिया गया। क्या कोई आंदोलन इस तरह का करता है क्या? सर देखिए, मैं आपकी बात से मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए, बात ये होती है कि जब आपने लोगों को इस हद तक मजबूर कर दिया है तो उनको मैं ये समझती हूँ कि स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ वहां तो लोकतंत्र की सरकार थी। सर स्टेट इंस्टीट्यूशन जी, वहां तो लोकतंत्र की सरकार थी, स्टेट इंस्टीट्यूशन के लोगों को सरकार चुनने का अधिकार था। इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कुछ करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मैं इस बात को नहीं कह रही हूँ, वो गलत है, उसका तरीका कार है। आपके पास जुडिशरी का राइट मौजूद है, आपके पास इस तरह के प्लेटफॉर्म्स मौजूद है जहां आप हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन बात यह आती है कि क्या आपको हक और इंसाफ वहां से पहुंचाया जा रहा है या आपको इस हद तक मजबूर किया जा रहा है कि आप इस हद तक आ जाएं। इतने सालों से वो बर्दाश्त कर रहे थे ना कि वो उस पॉइंट पे आ गए कि उनकी बस हो गई। नहीं। आप ये भी तो देखें ना सर। अमृत शेख जी एक बात बताइए जी, वो लोकतंत्र में एक अधिकार होता कि आप किस सरकार को चुन सकते, किस सरकार को नहीं चुन सकते। शेख हसीना सरकार को आम लोगों ने चुना था। अगर उसको पसंद, लोकतंत्र में ये भी तो जानते हैं ना, लोकतंत्र में ये होता है। मेरे सवाल जैसे ममालिक में रिग्ड होते हैं, यहाँ पे अमृत जी एक मिनट नहीं होते, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। क्यों चुनाव में क्यों नहीं होती? चुनाव में किसी को, लोकतंत्र में यही तो होता है कि अगर आपको सरकार पसंद नहीं है तो उसको आप हटा देंगे, आप दूसरी सरकार ले आइए। लेकिन ये तरीका कोई ठीक थोड़ी है। इसमें कितना देश को नुकसान होता है, देश कितना पीछे चला जाता है। अभी आपने बोला था कि ये जो इस तरह के ममालिक होते हैं जहां जो बैक्ड अप ममालिक होते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनकी अपने स्टेट इंस्टीट्यूशंस उसके अंदर मुनव्वस होते हैं, उनको हुकूमत और सरकार में लाने के लिए वहां पे इलेक्शंस 98% रिग्ड होते हैं। हमारे जैसे डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर ये बहुत बड़ा एक मसला है जो हम लोग भी फेस कर रहे हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि अगर हम इन लोगों को चुनाव करके लेके आ रहे हैं या हम इनको वोट डाल रहे हैं तो ये वही लोग सामने आ रहे हैं। हमें तो ये देखना नसीब नहीं हुआ और हमने देखा है कि इन मुल्कों में हमें ये कम ही देखना नसीब होता है। तो फिर लोगों के पास हड़ताल करने के अलावा क्या चॉइस रह जाती है? वो प्रोटेस्ट ना करें तो क्या करें? और आई एम सॉरी टू से सर, इन मुल्कों में आराम का प्रोटेस्ट समझ में नहीं आता सरकार। अमृत अहमद शेख जी, हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते हैं। किसान आंदोलन हुआ, करीब 1 साल तक चला। बहुत आंदोलन होते, छात्र आंदोलन हुए, लेकिन एक लोकतांत्रिक तरीके से होते। ये नहीं किसी के संपत्ति पर हमला कर दिया, घर को ढा दिया, अल्पसंख्यकों को मार दिया, लोगों के घरों को जला दिया, महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उनके साथ रेप किया। ये इस तरह का नहीं होता है। लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं होती है। मैं आपसे 100% एग्री करती हूँ। यू आर एब्सोल्युटली राइट। हर चीज का प्रोटेस्ट करने का एक तरीका होता है, लेकिन सर बात यह है कि आप कब तक एक दरवाजा खटखटाओगे और जब तक आपकी बात वहां तक नहीं कन्वे हो रही या नहीं समझ आ रही, तो फिर आपको, मैं मानती हूँ कि किसी औरत के साथ, किसी किस्म के स्टेट इंस्टीट्यूशन के साथ या किसी किस्म के मॉन्यूमेंट को किसी नुकसान को नहीं, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, इसको मैं प्योरली कंडेम करती हूँ और हमारे यहाँ के लोग भी कंडेम करते हैं। लेकिन बात सर सिर्फ ये है कि अपनी बात आगे सरकार तक पहुंचाने का और उन चीजों के ऊपर हल निकालने का तरीका हमारे पास क्या रह सकता है? क्योंकि चुनाव का तो रास्ता हमारे पास रहा नहीं है, चुनाव तो हमसे ले लिया गया है। हम बता रहे हैं पीछे क्या रास्ता हमारे पास? अमृत अहमद शेख जी, हिंदुस्तान में 3 बिल लेकर आए, 3 कृषि कानून। किसानों ने कहा कि ये हमें पसंद नहीं है। भारत में किसानों ने आंदोलन किया, सड़कों पर उतरे, 1 साल तक आंदोलन चला, सरकार के ऊपर दबाव बनाया, देश भर के किसानों ने दबाव बनाया, सरकार ने उन कानून को वापस ले लिया। एक ये तरीका होता है, आप सड़कों पर उतरिए, आप आंदोलन करिए। अल्पसंख्यकों की क्या गलती थी इसमें, आप बताइए? वहां अहमदियों की क्या गलती है, आदिवासियों की क्या गलती है? सर मेरा अगला सवाल ये है कि अगर वो किसान सड़कों पे उतरते और 1 साल छोड़े, 2 साल छोड़े, 3 साल तक रगड़ते रहते, तो वो अपनी खेती का और अपनी जो उन्होंने इतनी मेहनत की थी उसका फिर वो लेके क्या करते? अगर वो उन पॉलिसीज या उन कानून के साथ फिर भी अग्री नहीं करते, फिर सेकेंड उनके पास क्या होना था ऑप्शन? नहीं, किसानों ने विरोध किया, सरकार ने वापस ले लिया। सर आपकी सरकार ने वापस ले लिया ना। हाँ, कई सरकारें नहीं सुनती हैं। फिर अरे नहीं सुनती तो चुनाव का, इलेक्शन का वक्त होता है, इलेक्शन में उनके खिलाफ कर सकते हैं। तक अगर आपके किसान का मलिया मेट निकल जाए और वो बेचारे भूखे हड़ताल बैठ जाएं, तो फिर वो क्या करे? ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में यही चीज होती है। लोकतंत्र में आप समझिए, लोकतंत्र में हमें सरकार के कामकाज पसंद नहीं, हमने हटा दी, दूसरी ले आया सरकार। सब जनता चलाती है, सरकारें कुछ नहीं होती है लोकतंत्र में। आपकी बात से दिक्कत क्या है? आप पाकिस्तान में
पाकिस्तान की और बांग्लादेश की आवाम अगर इसी चीज को समझ ले। प्योर डेमोक्रेसी पे सर, मैं खुद प्योर डेमोक्रेसी पे बिलीव करती हूँ और मैं आपसे 100% इत्तेफाक करती हूँ कि अगर आपको एक पार्टी के पॉलिसीज या आपको उसकी मैनिफेस्टो से एतराजात हैं तो अगले चुनाव में आप दूसरी पार्टी को मुंतखब करने के लिए वोट दो। लेकिन क्या वोट को इज्जत दो वाली चीज इन मुल्कों के अंदर उसकी पासदारी की जाती है? यहाँ पे सवालिया निशान उठता है। फिर उसके बाद लोगों के अंदर एक किस्म की रिजेंटमेंट आती है और उनके अंदर ये उबाल आता है कि नहीं, अब हमने ये नहीं बर्दाश्त करना जब 12 बार उनके साथ एक ही किस्म का तशद्दुद किया जाए, जो कि इस सरकार ने किया था। सर आप देखें आप इसको हिंदुस्तान से कंपेयर नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की सर्कमस्टांसेस में और बांग्लादेश में लोकतंत्र में देखिए, लोकतंत्र कहीं का भी हो, अगर आप लोकतंत्र में एक अधिकार देते कि अपनी बात को रखने का, कोर्ट में आप जा सकते हैं, अदालत है, अदालत जो कानून बने उस कानून के दायरे से बाहर अगर सरकार जाएगी, अदालत उसको अंटर मारेगी, अदालत मारेगी, आप उसको लेकिन अगर सड़कों पर उतरते हैं, नुकसान अव्यवस्था फैलाते हैं, सारी चीज, उससे देश पीछे छूटता है। आज बांग्लादेश का क्या हाल हो चुका है। मोहम्मद ऐनुल इस्लाम जी जुड़ गए हमारे साथ, जो बांग्लादेश के निवासी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मोहम्मद ऐनुल इस्लाम जी। आप किसी एसोसिएशन से भी जुड़े हैं। जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको लेकर सरकारों ने जो रिपोर्ट दी कि वहां जो अत्याचार हुआ अल्पसंख्यकों के साथ, अहमदियों के साथ, आदिवासियों के साथ, सरकार ने जो दिखाया कि इतनी मौत हुई, उससे कई गुना ज्यादा मौत हुई है, मानव अधिकार की रिपोर्ट में दर्शाता है। सारी सरकारों के कामकाज को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं इस रिपोर्ट से, क्या कहेंगे आप बांग्लादेश में? सर पहले तो आपके शुक्रिया है चैनल में गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी एंड वेलकम टू ऑल योर व्यूअर into the show. Joe, I was listening your previous contributor and that's very thoughtful. Thank you very much for your contribution. जो मैंने सुना देखा, पिछले 17 साल लोगों ने खड़खड़ाया दरजा पे गवर्नमेंट की कंडक्ट के लिए, बात करने के लिए, डेमोक्रेटिक राइट के लिए। सुनाए कुछ सुना नहीं इन्होंने। 3 इलेक्शन हुआ, इलेक्शन दिन पे हुआ नहीं, रात पे इलेक्शन हो गया। 2 मुल्कों में रिलेशनशिप बनता है इक्वालिटी और रिस्पेक्ट वाले में, तो वो भी इग्नोर हो गया। पीपुल वॉज कॉर्नर्ड इन लास्ट 17-18 ईयर। इन्हें पास कोई भी रास्ता बचा भी नहीं। सो दे मेक द रेवोल्यूशन and that's not the student only. The member of the public from every sector supported that movement. Now, look into the current government. What is very sad to see in Indian social media, we have noticed painfully, there is a bad campaign. मोहम्मद इस्लाम जी, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, मेरे दर्शक भी समझे, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप उर्दू में ही बात रखिए अपनी। जी बिल्कुल। मेरा उर्दू भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, हाँ ठीक है, समझ में आ रही है, लेकिन ठीक है। ओके, बिल्कुल। तो लास्ट जो मूवमेंट के बाद जो भी हुआ पॉलिटिकली, माइनॉरिटी बिल्कुल सहमत है। इनके खिलाफ रिलीजियस ग्राउंड पे कोई भी अटैक नहीं हुआ। जो भी हुआ ये रिलीजियस वाले, कोई भी बांग्लादेश में जो भी है, मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू जो भी है, उनका भी पॉलिटिकल राइट है। पॉलिटिकल पार्टी की हायर पार्टी में हायर पोजीशन है, बीएनपी, आवामी लीग, जो भी पार्टी है। तो अगर कोई द पार्टी के रिस्पॉन्सिबल बंदा जो हिंदू है, क्रिश्चियन है, इन्हें पास पॉलिटिकली कोई ओपोजिशन हुआ तो वो भी ऐसे हाईलाइट किए गया मीडिया पे जैसे माइनॉरिटी अटैक हुआ। ये बिल्कुल गलत था। हमने देखा पिछले दिवाली पे बड़ी मेहनत से वो बांग्लादेशी स्टूडेंट वाले इनका रिलीजियस जो दिवाली था, दिवाली है, टेम्पल था, सारे के सारे बिल्कुल प्रोटेक्ट है। तो अब इसमें किसने भड़काया इनको? मोहम्मद इस्लाम जी, किसने भड़काया, किसने उकसाया इन लोगों को? we have some of the media, आपने शायद देखा होंगे, जो some footage 2-3 साल पहले वाले कोई दूसरे कुछ इंसिडेंट की ऐसे
publicize that it happening recently into the student movement. That wasn't right. And that wasn't those incidents, Joby incident, some of the picture incident was uploaded into the social media. वो बांग्लादेश पे भी नहीं हुआ. मैंने भी कुछ फुटेज क्या कहता है स्कैनर सोशल मीडिया स्कैनिंग ट्रूथ स्कैनिंग वो जो भी है इनके नाम जो कुछ फुटेज आया जो बांग्लादेश पे नहीं हुआ, वो इंडिया की यूपी में कोई गांव पे हुआ. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है. एक आध आपके पास गया हो, आपके पास आपको ऐसा थोड़ी लगेगा आपको कि इंडिया का फोटेज दिखा के सोशल मीडिया दिखा रहे कि बांग्लादेश में लड़ाई हो रही. ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं. बांग्लादेश हो सकता है कोई आपके पास कोई वीडियो ऐसा आ गया हो, लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, अब तो अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट आ गई. इस्लाम साहब, कोई ऐसा नहीं भारत ने रिपोर्ट दे दी. अगर भारत रिपोर्ट देता तो आप कहते कि भारत ने सब कुछ कर दिया. ऐसा नहीं. और आप जो कह रहे हैं ना कि लोकतंत्र वहां पर कमजोर हुआ है, वहां की सरकारों ने मनमानी करी है, गुस्सा था लोगों के अंदर. गुस्सा सरकारों अगर काम नहीं करती उस मुताबिक होता है गुस्सा लोगों के अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपिता का घर जला दें, तोड़ दें, अल्पसंख्यकों के साथ इस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ इस तरह अत्याचार करें. निपुण साहब कुछ कह रहे हैं. देखिए, मैं ये कह रहा हूं, ये दोनों लोग चाहे वो पाकिस्तान के बैठे हैं या बांग्लादेश के बैठे हैं, ये जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं उस आंदोलन को जिस आंदोलन ने बांग्लादेश को पूरा डिस्ट्रॉय किया, माइनॉरिटीज के साथ वहां पे एट्रोसिटीज हुई हैं, और उन सबको जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं. डेमोक्रेसी की बात करें, भारत से तो बात कर ही नहीं सकते. भारत की डेमोक्रेसी बहुत अच्छी डेवलप है, और हम 75 साल का अपना संविधान का सेलिब्रेशन कर चुके हैं, शानदार तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं. मैं पूछ रहा हूं कि आप कहते हैं कि पहली सरकारों ने डेमोक्रेसी नहीं लाई, अभी जो वर्तमान सरकार बांग्लादेश में है वो चुनाव करवा ले. वो चुनाव क्यों नहीं करवा रही? चुनाव से पीछे क्यों भाग रही है? वो अवामी लीग को प्रोटेस्ट करने का अधिकार छीन रही है. अवामी लीग का वो बीएनपी का प्रोटेस्ट करने का, रैली निकालने का अधिकार छीन रही है. ये कैसे कह सकते हैं डेमोक्रेसी की बात होगी? और इनको किसने हक दिया कि संविधान चेंज करने का बांग्लादेश का? क्या कुछ चुने हुए जो भी लोग आए हैं, क्या वो बांग्लादेश की जनता ने चुनाव के माध्यम से लाए हैं? नहीं लाए. अब आप चुनाव करवा दीजिए, इलेक्शन करवा दीजिए. चलिए, पाकिस्तान वाले बताएंगे जिन्होंने 1900 अमृत अहमद शेख जी, एक मिनट, इसका जवाब. और 3 लाख महिलाओं को रेप किया, ये बताएंगे अत्याचार क्या होता है, क्या नहीं होता है? बांग्लादेश को जिस तरह अच्छा, निपुण साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया. बांग्लादेश के देखिए, इनको तो शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानियों को. तो निपुण साहब, इन्होंने अत्याचार किया है. कितनी जनसंख्या थी पाकिस्तान के अंदर? कितनी जनसंख्या थी शेख साहब? अहमद शेख जी, कितनी जनसंख्या थी आपके यहाँ पे माइनॉरिटी की पाकिस्तान के अंदर 1947 में? बताइए पाकिस्तान में कितनी थी? आप अभी मुझे आप ये बताएं कि आपका ये जो हिंदुत्व के नाम के ऊपर आप लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अरे आप छोड़िए, वो हमारा देश है. आप वही बात कीजिए. हमारे यहाँ कोई रिपोर्ट, एक रिपोर्ट. अच्छा, एक बात बताइए. मैं निपुण साहब, एक मिनट रुकिए. निपुण साहब, एक मिनट. निपुण साहब, एक मिनट. निपुण साहब, निपुण साहब, एक मिनट. निपुण साहब शेख जी, एक मिनट. आप दोनों की आवाज नहीं जा रही है. एक मिनट सुनिए. निपुण साहब, एक मिनट. निपुण साहब, आप बताइए, निपुण साहब, एक मिनट. पाकिस्तानी बताएंगे हम. एक मिनट. निपुण साहब, निपुण साहब, एक मिनट. निपुण साहब, एक मिनट. निपुण साहब, एक मिनट. आपकी एक मिनट. निपुण साहब, एक मिनट. निपुण साहब, अहमद शेख, एक मिनट रुकिए. वक्त रह गया. अरे निपुण साहब, हमारे पर टिप्पणी करेंगे. अरे एक मिनट. निपुण साहब, एक मिनट. निपुण साहब, एक मिनट. एक मिनट. अमृत अहमद शेख जी, एक मिनट. अमृत अहमद शेख जी, जी सर. मैं भी यहाँ पर अल्पसंख्यक हूँ हिंदुस्तान के अंदर. आप एक बात बताइए, अगर हिंदुस्तान में जो आपको लगता है आपकी जो मीडिया है ना, वो गलत रिपोर्ट, गलत चीजें दिखाती है. मैं भी एक पत्रकार हूँ, यहाँ पर अल्पसंख्यक हूँ, मुसलमान हूँ, आपके सामने टीवी में बैठे डिबेट कर रहा हूँ. मेरी बात सुनिए. अगर यहाँ पर हिंदुस्तान में जो आपको गलत बात बताई जाती है मीडिया के जरिए कि अल्पसंख्यकों के साथ हिंदू जो है मुसलमानों के साथ, सरकार मुसलमानों के साथ गलत कर रही है, तो यहाँ पर आजादी के बाद जो अल्पसंख्यक का जनसंख्या है वो बहुसंख्यक से ज्यादा बढ़ी, यानी कि हिंदुओं से ज्यादा बहुत तेजी से बढ़ रही है. अल्पसंख्यक ज्यादा फल फूल रहे हैं, ज्यादा आबादी बढ़ रही है, जबकि पाकिस्तान में आबादी घट रही है. आपके यहाँ घट रही है. ये मदरसा छाप है, इन्हें डाटा नहीं दिखेगा. एक मिनट रुकिए. अब वहां पर आबादी घट रही है, ऐसा क्यों? बताइए. चलिए आप.
सर देखिए, मेरी आप एक सेकंड बात सुने। मैं यहाँ पे ये बात कर रही हूँ कि ये लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये आप सरकार को बदल दें, या आप ये आपके चुनाव हुए या चुने हुए लोग आ रहे हैं। यही तो बात का मुतालबा है कि ये हमारे चुने हुए लोग नहीं है। इसी बात के ऊपर तो एहतजाज है। फिर हम उनसे अपने मसलों के ऊपर हल निकालने का कैसे कह सकते हैं, जब आपके मर्जी के बनाए हुए लोग या आपके वोट डाले हुए लोग सरकार में नहीं आके बैठ रहे, आपकी लोक सभा के अंदर या आपकी सरकार के अंदर वो फैसले नहीं कर रहे हैं, तो आप तजवीज के लिए सर कहाँ जाएंगे? वही लोग, सवाल नहीं वही लोग के ऊपर जवाब नहीं है। अरे वही लोग चलिए ठीक है, अगर आपके हिसाब से नहीं हो रहा है तो अब तक चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? आपको लग रहा है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र है, चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? वहां पर चुनाव वहां पर अब क्यों नहीं हो रहा है? शेख हसीना के जो कार्यकर्ता है पार्टी के, उनको क्यों नहीं आंदोलन करने दिया जा रहा है? जब वो आवाज उठा रहे हैं तो उनको सेना के द्वारा मारा जा रहा है, पुलिस के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। मैं अभी भी उसी बात पे खड़ी हूँ। मैं ये बात बोल रही हूँ कि उन लोगों ने जो गलत तरीके से स्टेट इंस्टीट्यूशंस को, और मैं अपनी बात दोबारा रिपीट कर रही हूँ, स्टेट इंस्टीट्यूशंस और मॉन्यूमेंट्स को जो नुकसान पहुंचाया है, जिस तरीके से उन्होंने लोगों के साथ ज्यादती की है, माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती की है, वो गलत है। उसको कंडेम करना चाहिए, उसके ऊपर हम साथ नहीं है। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि अगर पीसफुल जो मर रहे हैं उनकी जान वापस आ जाएगी, तो आपके पास जिन लोगों को हम मार रहे हैं उनकी जान वापस आ जाएगी। चलिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान अभी तक ये कहता रहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो रिपोर्ट आई है वो कहती है कि सरकारों ने भी जो आंकड़ा दिया उससे कहीं ज्यादा बांग्लादेश में अल्पसंख्यक, अहमदिया मुसलमान, इसके अलावा आदिवासियों के साथ अत्याचार हुआ है। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV 100। नमस्कार।